वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली मलयालम लैंग्वेज में रिलीज हुई एक जबरदस्त सस्पेंस थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ, जिसका नाम है कुरुक्कू। मूवी में काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते हैं और उसी तरह क्लाइमैक्स में एक बहुत बड़ा झटका। एक्चुअली मूवी में एक कपल की मौत हो जाती है। उन दोनों को किसने मारा, इसके पीछे क्या राज है, इसी केस के इर्द गिर्द कहानी घूमती रहती है। तो चलिए फटाफट से मूवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही थॉमस नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है जो फुल दारू पीकर एक पब में आता है। उसी पब में एक लड़की को देखकर इसके साथ मिसबिहेव करने लगता है, लेकिन उस लड़की के दोस्त काफी सारे होते हैं। वो सारे लड़के थॉमस को रोकने लगते हैं, डरा धमकाकर उसे यहाँ से बाहर फेंक देते हैं। अब अकेला थॉमस कुछ भी ना करते हुए वो वापस अपने घर पर जाने लगता है, लेकिन रास्ते में इसको वही इंसिडेंस याद आने लगता है कि उन लोगों ने इसको जलील किया। तो फुल ड्रग्स लेकर वो दोबारा उसी पब में जाकर उन सारे लोगों को मारने पीटने लगता है। एक बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर देता है वहाँ पर। बाद में थॉमस उसी नशे की हालत में वापस अपने अपार्टमेंट में आने लगता है। तभी थॉमस ये देखता है कि इसके ऑपोजिट वाले फ्लैट में दो हस्बैंड एंड वाइफ रहते हैं, हमेशा एक दूसरे से झगड़ा करते रहते हैं। थॉमस यही सोचने लगता है कि ये दोनों हमेशा झगड़ा करते ही रहते हैं। इस तरह से अपने घर में जाकर किचन से चाकू लेकर उनके फ्लैट के अंदर घुसकर वाइफ को मार देता है, लड़की को। थोड़ी देर के बाद पुलिस वालों को ये खबर मिलती है कि सिटी के आउटस्कर्ट्स में किसी की लाश पाई गई। फटाफट से मीडिया वाले, फॉरेंसिक वाले वहाँ पर पहुँच जाते हैं। यहीं पर एक चश्मदीद गवाह होता है। वो बंदा एसआई से कहने लगता है कि सर, मैं हर रोज की तरह अपनी चाय लेकर इस तरफ से जाने लगा, तो तभी मैंने ये देखा कि कुछ लोग आकर उस लाश को यहाँ पर रखकर चले गए। मैंने उनका चेहरा नहीं देखा सर, बहुत ही अंधेरा था और इसी तरह काफी दूर भी थी वो गाड़ी। जैसे इस मरे हुए बंदे के बारे में पता करने लगता है। इसके पॉकेट में एक आधार कार्ड होता है, इस पर नाम लिखा होता है रूबिन। बाद में पुलिस वाले इस रूबिन के घर पर जाकर दरवाजा खटखटाने लगते हैं, लेकिन कोई भी दरवाजा ओपन ही नहीं करता। देखते हैं कि ये दरवाजा खुला हुआ है। अंदर जाकर देखने पर शॉकिंगली रूबिन की वाइफ मरी पड़ी होती है, स्नेहा। वही थोड़ी देर पहले थॉमस ने मारा था। तो ये सारी चीजें देखकर पुलिस वालों को यही बात समझ में आती है कि आधी रात को कुछ लोग रूबिन और स्नेहा के घर में आकर इन दोनों को मार के रूबिन की लाश को सिटी के आउटस्कर्ट्स में लाकर डाल दिया। यही खबर मीडिया में भी फैलाने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद मूवी का हीरो साजन फिलिप क्राइम स्पॉट पर आता है, वही स्नेहा के घर पर। फिलिप के साथ साथ एसीपी जॉन अब्राहम भी आता है और एसीपी ये केस फिलिप को सौंपते हुए कहने लगता है कि तुम फटाफट से इस केस को सॉल्व कर दो। सो फिलिप उस अपार्टमेंट के कुछ लोगों से पूछताछ करना स्टार्ट करने लगता है, स्पेशली वो कपल्स जो रूबिन और स्नेहा के क्लोज होते हैं। वो लोग तो यही कहने लगते हैं कि सर, हम लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही क्लोज होते हैं, लेकिन कभी भी रूबिन और स्नेहा ने अपनी पर्सनल चीजें हमसे शेयर नहीं की। जब हमको ये खबर मिली रूबिन और स्नेहा को किसी ने मार दिया तो हमें बहुत बड़ा झटका लगा। भला उन दोनों को कोई क्यों मार सकता है। रीना नाम की एक लड़की है और स्नेहा बहुत ही बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। फिलिप रीना से पूछने लगता है, तुम तो रीना की बेस्ट फ्रेंड हो ना, क्या स्नेहा ने तुमसे कुछ बताया? तो रीना भी यही कहने लगती है, नहीं सर, वो अपनी पर्सनल बातें मुझसे शेयर नहीं किया करती थी। फैजल और अंशिका नाम के एक कपल से भी पूछताछ करने लगते हैं, लेकिन इन दोनों से भी कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। अब इसी अपार्टमेंट में कुछ बैचलर्स रहते हैं, इनसे पूछताछ करने लगते हैं। दो बंदे यही कहने लगते हैं कि सर, कल रात हम लोग हमारे फ्लैट में बैठकर मूवी की डिस्कशन कर रहे थे। बाद में कुछ खाना वाना लाने के लिए हम बाहर जाने लगे। उसी वक्त स्नेहा हमें नजर आई थी और दिखने में कुछ घबराई हुई सी थी। हमें देखकर फटाक से दरवाजा बंद कर लिया और उसी वक्त कुछ नए लोग लिफ्ट के जरिए से ऊपर आने लगे। बाद में हम दोनों जब नीचे गए तो नीचे एक ओमनी गाड़ी खड़ी थी और इन लोगों को हमने कभी नहीं देखा था। पूरे 3 लोग आए थे, ओमनी ड्राइवर और बाकी 2 लोग। बाद में पुलिस वाले थॉमस के फ्लैट पर जाने लगते हैं। जबरदस्ती इसके घर के अंदर घुसते हुए पूछने लगते हैं, तुम्हें पता है ना, तुम्हारे बगल वाले फ्लैट में रूबिन और स्नेहा को किसी ने मार दिया, क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो? थॉमस यही कहने लगता है कि सर, मुझे कुछ भी याद नहीं। कल रात में फुल नशे में धुत था और जब मैं वापस अपने घर पर आया था वो दोनों झगड़ा कर रहे थे, हमेशा झगड़ा करते ही रहते हैं वो दोनों। तभी फिलिप ये ऑब्जर्व करता है कि थॉमस के हाथ को जख्म हुआ। इसके बारे में पूछने पर थॉमस दोबारा यही कहने लगता है कि सर, ये जख्म मुझे कैसे लगा, मुझे कुछ भी याद नहीं, बस कल रात मैं पब गया था, यही तक याद है मुझे। अब इसी इन्वेस्टिगेशन में पुलिस वालों को ये बात पता चलती है कि जो लोग ओमनी वैन में आए थे वो लोग वॉचमैन को जख्मी किया। फटाफट से हॉस्पिटल पर जाने लगते हैं उस वॉचमैन से पूछताछ करने के लिए। डॉक्टर कहने लगती है कि सर, ये अभी तक होश में नहीं आया, अगर ये होश में आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। तो वहाँ से वापस आते समय फिलिप एसआई से यही कहने लगता है कि आखिरकार उस ओमनी में कौन आया था, इसके बारे में पता करने की कोशिश करो।
अपार्टमेंट के सीसीटीवी कैमरेज की फुटेजेस हासिल करो। पुलिस वाले जब मार्चुरी रूम के पास जाते हैं तो रूबिन के माँ बाप वहाँ पर आए होते हैं। अपने बेटे की लाश को देखकर बहुत फूट फूट के रोने लगते हैं। फिलिप रूबिन के माँ बाप से रूबिन के बारे में पूछने लगता है तो इन दोनों से फिलिप को ये बात पता चलती है कि रूबिन और स्नेहा की लव मैरिज हुई थी। स्नेहा के घर वाले ये नहीं चाहते थे कि स्नेहा रूबिन से शादी करे, लेकिन इसके बावजूद भी स्नेहा अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर रूबिन से शादी की। शायद 3 या 4 साल पहले स्नेहा के भाई ने रूबिन पर हमला किया था। हमें तो स्नेहा के घर वालों पर ही शक है। इस तरह से फिलिप को बताने लगते हैं। दूसरे दिन फिलिप और यशय रूबिन के बेस्ट फ्रेंड अक्षय से मुलाकात करने लगते हैं, लेकिन अक्षय से भी पुलिस वालों को कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। अक्षय यही कहने लगता है कि कल रात रूबिन ने मुझसे फोन में बात की थी, उसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं। दूसरे दिन ही मुझे उन दोनों की मौत की खबर मिली। और इसी तरह रूबिन और स्नेहा की कैसे शादी हुई ये भी बताने लगता है। एक्चुअली ये लोग एक ही कॉलेज में पढ़ाई किया करते थे। रूबिन और स्नेहा की दोस्ती प्यार में बदलने लगी और कॉलेज खत्म होने के बाद इन दोनों ने शादी कर लिया, लेकिन स्नेहा के घर वालों को ये शादी मंजूर नहीं थी। कुछ साल गुजरने के बाद रूबिन और स्नेहा हमेशा झगड़ा करने लगे। उन दोनों का रिलेशनशिप टॉक्सिक में बदल गया। उसी वक्त फॉरेंसिक वाले फिलिप को कॉल करके फॉरेंसिक लैब पर बुलाने लगते हैं। कहने लगते हैं कि क्राइम स्पॉट पर 3 लोगों के ब्लड सैंपल्स पाए गए। उनमें से एक है रूबिन, दूसरा स्नेहा और तीसरा किसका है पता नहीं। लेकिन जिस चाकू से स्नेहा को मारा वो चाकू क्राइम स्पॉट पर नहीं है। इन दोनों की हत्या बहुत ही पक्का प्लानिंग के साथ किया। तभी फिलिप का शक थॉमस पर जाता है, क्योंकि थॉमस के हाथ को जख्म था। तो फिलिप उसी वक्त थॉमस को पुलिस स्टेशन पर लाकर पूछने लगता है कि बताओ तुमने रूबिन और स्नेहा को क्यों मारा? क्राइम स्पॉट पर तुम्हारे भी ब्लड सैंपल्स पाए गए। थॉमस यही कहते रहता है कि सर मुझे कुछ याद नहीं, उस रात क्या हुआ, मैं नशे में धुत था। लेकिन फिलिप अपने स्टाइल में इसको धमकाने लगता है। सो फाइनली थॉमस अपना जुर्म कबूल करने लगता है। हाँ सर, मैंने ही उस स्नेहा को मारा। हमेशा वो दोनों झगड़ा करते रहते हैं इसकी जात का। बहुत डिस्टर्ब करने लगे थे वो, हर रोज न्यूसेंस। मैंने ही उनके घर में घुसकर स्नेहा को गला काट के मार दिया। थॉमस के बयान से दूसरे ऑफिसर्स यही समझ लेते हैं कि थॉमस ने ही स्नेहा और रूबिन को मारा। लेकिन फिलिप को दाल में कुछ काला नजर आता है। ऐसे ऐसे कहने लगता है कि वो नशे में धुत था। शायद इसका वो हैलुसिनेशन हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। फिलहाल तुम इस थॉमस को पुलिस स्टेशन में ही बिठाओ, देखेंगे बाद में क्या करते हैं इसका। बाद में इसी इन्वेस्टिगेशन में पुलिस वालों को यह बात पता चलती है कि 3 साल पहले कुछ गुंडों ने रूबिन को मारा पीटा था। तो उनको पकड़कर मार पीट कर पूछने लगते हैं कि बताओ तुमने रूबिन और स्नेहा को क्यों मारा? ये लोग यही कहने लगते हैं, अरे सर वो तो बहुत ही पुरानी बात है। स्नेहा के भाई ने हमसे कहा था कि रूबिन को पीटने के लिए, लेकिन हमने उसको नहीं मारा। दूसरे दिन पुलिस वाले स्नेहा के घर पर जाते हैं, स्नेहा के माँ बाप और उसके भाई से मिलने के लिए। पूछने लगता है कि क्यों आप स्नेहा की शादी के खिलाफ थे। स्नेहा का फादर कहने लगता है कि सर वो रूबिन ढंग का बंदा नहीं है, वो एक वुमेनाइजर है। मैंने काफी सारी बार उसको दूसरे लड़कियों के साथ देखा, इसलिए हमने स्नेहा को मना किया था रूबिन से शादी करने के लिए, लेकिन वो नहीं मानी। फिलिप वहाँ से जाते जाते स्नेहा के भाई से कहने लगता है कि तुम्हारे बारे में एक छोटा सा क्लू मिला कि कुछ सालों पहले तुमने रूबिन की पिटाई की थी। फिलहाल हमको तुम्हारे बारे में कुछ भी सबूत नहीं मिला, लेकिन तुम बच के रही हो। फिलिप वापस अपने घर पर आकर इसी केस के बारे में सोचते रहता है कि थॉमस के बयान पे तो हम भरोसा नहीं कर सकते, और शक के दायरे में आता है स्नेहा का भाई। और इसी तरह ओमनी में आए हुए वो 3 बंदे कौन थे। दूसरे दिन उस अपार्टमेंट का सीसीटीवी फुटेजेस चेक करने लगते हैं। तो फिलिप ये देखता है कि उस रात ओमनी वैन में 3 लोग इस अपार्टमेंट में आए थे। थोड़ी देर के बाद रूबिन की लाश को अपने साथ लेकर वहाँ से चले गए। यसे से कहने लगता है कि फटाफट से इस गाड़ी के बारे में पता करो और इनके बारे में भी। उसी रात उन तीनों बंदों में से 2 बंदों को दिखाया जाता है जो अपनी गाड़ी में जब कहीं पर जा रहे होते हैं तो एक लॉरी आकर इनको ठोक देती है। उसी वक्त इन दोनों की मौत हो जाती है। एक्शन की खबर मिलने पर फिलिप और यसे वहां पर पहुंच जाते हैं और इन दोनों का आईडी कार्ड देखकर पहचान लेते हैं कि इन दोनों ने ही रूबिन की लाश को अपने साथ ले गए। लेकिन तीसरा बंदा कहां पर है? दूसरे सीन में उस तीसरे बंदे को दिखाया जाता है जो शायद किसी से बचकर भाग रहा होता है। बाद में जब फिलिप उन दोनों का फोन लेकर चेक करने लगता है तो उन दोनों के फोन में एक वीडियो मिलती है जिसमें ये देखने को मिलता है कि थॉमस नशे की हालत में स्नेहा के घर पर जाकर स्नेहा को धमका रहा था अपने हाथ में चाकू लेकर। फिलिप यही वीडियो एसीपी जॉन अब्राहम को भी दिखाने लगता है तो कहने लगता है दैट्स इट, यही किलर है। फटाफट से मीडिया वालों को बुलाकर ऐलान कर दो कि थॉमस ने ही गुस्से में आकर रूबिन और स्नेहा को मार दिया और उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया ना।
इस तरह से एसीपी और एसपी मीडिया वालों को बुलाकर इस केस के सारे डिटेल्स सुनाने लगते हैं कि रूबिन और स्नेहा हमेशा झगड़ा किया करते थे। ये बात थॉमस को पसंद नहीं आई। थॉमस ने उन दोनों को मार दिया। यह होने के बाद फिर भी फिलिप को दाल में कुछ काला नजर आता है। मतलब उस वीडियो में ये होता है कि थॉमस अपने हाथ में चाकू लेकर स्नेहा को धमका रहा था, लेकिन ये नहीं होता कि थॉमस ने स्नेहा को मारा। और इसी तरह उस रात थॉमस बहुत ही नशे में था। उसे खुद पता नहीं कि वो मारा है या नहीं मारा। इस तरह से फिलिप दोबारा अपने तरीके से केस की इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। रूबिन और स्नेहा के कॉल रिकॉर्ड्स को थरोली चेक करने लगता है कि ज्यादा कॉल्स किसको और किससे आया करते थे। दूसरे दिन फिलिप उसी अपार्टमेंट में रहने वाली रीना नाम की एक लड़की के घर पर जाकर पूछने लगता है कि क्यों तुम बार बार अपने दूसरे नंबर से रूबिन को कॉल्स करती रही। रीना यही कहने लगती है कि सर हमारी फैमिली और रूबिन की फैमिली बहुत ही अच्छे दोस्त है, फोन कॉल्स तो आती जाती रहती है। फिलिप कहने लगता है नहीं, तुम ज्यादातर रूबिन को ही कॉल किया करती थी और रूबिन ने तुम्हारा नंबर ब्लॉक किया था। सच बताती हो या तो फिर तुम्हारे पति के सामने इसके बारे में पूछताछ करूं मैं। रीना कहने लगती है नहीं नहीं सर, ऐसा मत करिए, मैं आपको सच बताती हूँ। एक्चुअली मेरा और रूबिन का अफेयर चल रहा था। एक दिन मेरे घर एक छोटा सा पार्सल आया, उसमें देखने पर मेरे और रूबिन के फोटोज थे। तब से हम दोनों दूर हो गए। बस इससे आगे मैं नहीं जानती सर। बाद में फिलिप फैजल और अंशिका के घर पर जाते हैं। अंशिका पूछने लगते हैं कि तुमने भी ज्यादातर रूबिन को कॉल किया। फैजल भी यही कहने लगता है कि सर हमारी फैमिली और उनकी फैमिली अच्छी खासी दोस्त है, घर में आना जाना कॉल्स वगैरह करना ये तो नॉर्मल सी बात है ना। फिलिप पूछने लगता है कि तुम्हारे घर को भी कोई पार्सल वगैरह आया था। तो फैजल कहने लगता है नहीं सर, ऐसा कोई पार्सल हमारे घर पर नहीं आया। और वैसे भी आप हम पर क्यों शक कर रहे हो? शक तो हमें आप पर करना चाहिए। इस तरह से एक इंस्टाग्राम रील दिखाने लगता है। उस रील में फैजल के बच्चे डांस कर रहे होते हैं। उसी बैकग्राउंड में फिलिप स्नेहा के साथ नजर आता है उसके घर जाते हुए। आप खुद इस केस में प्राइम सस्पेक्ट हो। इस तरह से फैजल ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल करने लगता है और शॉकिंगली ये वीडियो होम मिनिस्टर देख लेता है। सारी टीवी न्यूज चैनल्स में यही न्यूज चलती रहती है कि रूबिन और स्नेहा के मर्डर केस में क्या फिलिप का भी हाथ है, क्यों फिलिप ने स्नेहा से मुलाकात की। वो होम मिनिस्टर एसपी को फोन करके डांटने लगता है कि सारे टीवी न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया में यही रायता फैला हुआ है, तुम फटाफट से उस सीए फिलिप के ऊपर कार्रवाई करो वरना पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत चली जाएगी। सो बाद में वो एसपी फिलिप को अपने पास बुलाकर इसी के बारे में पूछने लगता है कि क्यों तुम उस स्नेहा से मिलने के लिए गए थे, क्या उनके मर्डर केस में तुम्हारा भी हाथ है। फिलिप कहने लगता है कि सर स्नेहा से मिलने के लिए मैं अकेला नहीं गया था, मेरे साथ मेरी टीम भी गई, चाहे तो आप पूछ सकते हो। एक दिन स्नेहा ने मुझे कॉल करके अपने घर पर बुलाया कुछ कंप्लेंट देने के लिए। वो कहने लगी थी कि रूबिन हमेशा स्नेहा के साथ झगड़ा करते आ रहा है, वो रूबिन के खिलाफ कंप्लेंट देना चाहती है। इस तरह से मैं कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करके वापस आ गया। और वैसे भी अगर आपको लगता है कि मैं इस केस में इन्वॉल्व हूँ तो मुझे सिर्फ 7 दिन का टाइम दीजिए, मैं प्रूफ कर दूंगा कि मैं इस केस का हिस्सा नहीं हूँ और इसी तरह इस केस को सॉल्व भी कर दूंगा। थॉमस असली हत्यारा नहीं है सर। तो एसपी भी फिलिप को परमिशन दे देता है। उसके बाद फिलिप उस फैजल के पास जाकर उसको गिरफ्तार कर लेता है। पुलिस स्टेशन पर लाकर इंट्रोगेशन करने लगता है। कहने लगता है कि मैं जानबूझकर तुम पर शक नहीं किया, मैं तो बस अपनी ड्यूटी निभा रहा था। फैजल फिलिप को एक सच्चाई बताने लगता है कि सर कुछ दिनों पहले एक अननोन नंबर से मेरी बीवी के फोटोज आए थे। फिलिप वो नंबर लेकर अपनी टीम से कहने लगता है कि इसके बारे में पता करने की कोशिश करो। फिलिप दोबारा थॉमस के पास आकर पूछने लगता है कि तुम अच्छी तरह से याद करके बताओ कि उस रात क्या हुआ था। तो थॉमस ये बताने लगता है कि जब मैं स्नेहा के घर से अपने घर पर जा रहा था तो रास्ते में मुझे कोई नजर आया था। वो बंदा कौन है मुझे ढंग से याद नहीं आ रहा, प्लीज सर मुझे छोड़ दीजिए, उस रात क्या हुआ मुझे सच में याद नहीं। फिलिप थॉमस को उसका ही वीडियो दिखाने लगता है जहाँ पर थॉमस अपने हाथ में चाकू लेकर स्नेहा को धमका रहा था। यह देखकर यह खुद शॉक में रह जाता है कि ये कांड मैंने कब किया। खैर बाद में फिलिप दोबारा उस अपार्टमेंट के सीसीटीवी फुटेजेस को चेक करने लगता है। तो थरोली चेक करने पर फिलिप ये नोटिस करता है कि इस वीडियो क्लिप में 2 मिनट का वीडियो क्लिप गायब है। यह देखने के बाद फिलिप फटाफट से उस बंदे को हिरासत में लेता है जो बंदा उस अपार्टमेंट का सीसीटीवी फुटेजेस मेंटेन करता है। पूछने लगता है कि उस फुटेज में 2 मिनट का वीडियो क्लिप गायब है, बताओ क्या किया तुमने। तो ये बंदा फिलिप को कुछ सच्चाइयाँ बताने लगता है, भयंकर सच्चाइयाँ। पुलिस वाले फटाफट से किरण नाम के एक बंदे के पास जाकर उसको गिरफ्तार करने लगते हैं जो उसी अपार्टमेंट में रहता है। पहले तो किरण पुलिस वालों को कुछ भी सच नहीं बताता, लेकिन अपने स्टाइल में इंक्वायरी करने पर किरण जो हुआ वो सब कुछ पुलिस वालों को सुनाने लगता है।
एक्चुअली कॉलेज टाइम से ही किरण स्नेहा से बहुत प्यार किया करता था, मतलब वन साइड लव। जब तक किरण स्नेहा को प्रपोज करता उससे पहले रूबिन स्नेहा को प्रपोज करके इन दोनों की शादी हो जाती है। बाद में किरण भी अपनी लाइफ जीने लगता है। शॉकिंगली कुछ दिनों के बाद रूबिन और स्नेहा किरण के अपार्टमेंट में ही रहने के लिए आते हैं। किरण ये भी ऑब्जर्व करता है कि हमेशा रूबिन और स्नेहा एक दूसरे से झगड़ा करते ही रहते हैं। अब किरण तो स्नेहा का फ्रेंड होता है ना, तो स्नेहा अपने सारे दुख दर्द किरण से शेयर करने लगती है। इसी दरमियान में किरण और स्नेहा के बीच अच्छी खासी दोस्ती होने लगती है। किरण के जरिए से स्नेहा अपने गमों को भूलती रहती है। हर एक दिन रूबिन स्नेहा को एक सेक्सुअल पार्टी पर बुलाने लगता है। स्नेहा उस पार्टी पर आने से मना करने लगती है, लेकिन फिर भी रूबिन स्नेहा से जबरदस्ती करने लगता है कि मैं शाम को आऊंगा, हम पार्टी पर चलेंगे। यही बात स्नेहा किरण को बोलकर बहुत रोने लगती है। किरण और स्नेहा ठान लेते हैं कि ये दोनों रूबिन को एक अच्छा सा सबक सिखाएंगे। उस रात रूबिन अपने घर वापस आकर स्नेहा से जबरदस्ती करने लगता है पार्टी पर आने के लिए। इसी दरमियान में किरण वहां पर पहुंचकर रूबिन के सर पे वार करके इसको बेहोश कर देता है। स्नेहा को वहीं पर रखकर वो गाड़ी लाने के लिए नीचे जाता है। जब किरण वापस स्नेहा के पास आता है तो उससे पहले स्नेहा को किसी ने मार दिया। ये देखकर किरण शॉक में रह जाता है। और इसी तरह जब किरण स्नेहा के घर वापस आ रहा होता है तो स्नेहा के घर से थॉमस जा रहा होता है। मतलब उस रात थॉमस ने किरण को ही देखा था। एक और शॉकिंग बात यह है कि किरण आने से पहले 3 लोग रूबिन को अपने साथ ले जाते हैं। किरण अपनी गाड़ी लेकर उस गाड़ी को फॉलो करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो लोग कहीं पर भी नजर नहीं आते। सो किरण यही कहने लगता है कि सर हम लोग उस रूबिन को मारना चाहते थे, लेकिन हमने उसको नहीं मारा। अब किरण का बयान सुनने के बाद फिलिप को कुछ भी समझ में नहीं आता कि स्नेहा को किसने मारा और उसी तरह रूबिन को किसने किडनैप किया। अब इसी दरमियान में किरण की बीवी पुलिस स्टेशन आती है फिलिप से मुलाकात करने के लिए। अपने हस्बैंड को बचाने के लिए किरण की बीवी कुछ सच्चाइयां बताने लगती है। वो ये कि किरण और स्नेहा एक दूसरे के बहुत ही क्लोज आने लगे थे और ये बात किरण की बीवी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाई। डिसाइड कर लेती है कि किरण और स्नेहा को किसी भी तरह से जुदा करना होगा, वरना किरण तो मेरे हाथ से चला जाएगा। तो इसी दरमियान में उस रात किरण की बीवी ये देखती है कि किरण पहले स्नेहा के घर में जाकर वापस बाहर आया। बाद में 3 लोग स्नेहा के घर में जाकर रूबिन को अपने साथ ले गए। इसी दरमियान में थॉमस भी स्नेहा के घर में जाकर वो वापस आने लगा। मतलब ये सारी चीजें किरण की बीवी अपने घर की खिड़की से देख रही होती है। सो किरण की बीवी ठान लेती है कि यही बेहतरीन मौका है। इस तरह से किरण की बीवी अपने हाथ में चाकू लेकर स्नेहा के घर में जाकर स्नेहा का गला काट के मार देती है। उसी वक्त थॉमस स्नेहा के पास आकर इसको धमकाने लगा कि हमेशा तुम लोग झगड़ा करते रहते हो। इस तरह से किरण की बीवी अपना जुर्म करके बहुत रोने लगती है कि सर ये सब कुछ मैंने अपने पति के लिए किया। अब फिलिप को ये बात समझ में नहीं आती कि रूबिन को किसने किडनैप किया। इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। तो फाइनली उन तीनों में से एक बंदा फिलिप को मिल जाता है जो कहीं पर छुपा होता है। उस बंदे को मार पीट कर कुछ सच्चाइयां उगलवाता है। बाद में फिलिप इस केस की सारे डिटेल्स एसपी के पास जाकर रखता है कि सर पहले तो किरण की बीवी ने ईर्ष्या में आकर स्नेहा को मार दिया और किरण की बीवी खुद अपना जुर्म को कबूल किया। और इसी तरह रूबिन को 3 लोगों ने किडनैप किया था, उनमें से 2 लोग मर गए और बचा ये बंदा। इस केस में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बंदा भी शामिल है सर, वो और कोई नहीं हमारे एसीपी जॉन अब्राहम। उसी एसीपी ने इन तीनों गुंडों की मदद से रूबिन को किडनैप करवाया, उसे बहुत मार पीट कर रूबिन को मार के उसकी लाश को सिटी के आउटस्कर्ट्स में लाकर डाल दिया। तो बाद में फिलिप उस एसीपी के पास जाकर सारे डिटेल्स बताते हुए सच पूछने लगता है। वो एसीपी कहने लगता है कि एक्चुअली मेरी बीवी का और उस रूबिन का अफेयर चल रहा था, ये मैंने अपनी आंखों से देखा। सच्चाई जानने के बाद मैंने अपनी बीवी को मार दिया और मैंने उस रूबिन को भी मारने के लिए 3 गुंडों को उसके पास भिजवा कर उसे मरवा दिया। और वैसे भी तुम अब तक जान चुके होगे कि वो रूबिन किस तरह का बंदा था। मैंने रूबिन के साथ जो किया वो सही किया। इस तरह से ये एसीपी फिलिप पर ही अपनी गन पॉइंट आउट करने लगता है। दूसरे दिन टीवी में ये न्यूज चलने लगती है कि उस रूबिन को मारने में उस एसीपी जॉन अब्राहम का हाथ है, लेकिन फिलहाल अब वो एसीपी फरार में है, मिसिंग में है। इस तरह से न्यूज चलती रहती है। अब वो एसीपी फरार में है या तो फिर फिलिप ने उसको मार दिया हाथापाई के दौरान, ये खुद फिलिप को ही पता है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। सो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।